तो स्टूडेंट, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन हम लोग ने देख लिया था, तो उसमें हम अप्रोक्सीमेट 9 और 10 प्रिपरेशन का मेथड्स है, ठीक है। आप उसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं। और मेन जो नेम रिएक्शन है, जैसे कोए हाउस सिंथेसिस हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन हो गया, ये पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसी को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे, कुछ क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन को करने के बाद हम मूव करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पास ये है कि देखो यहाँ पे CH3C CH, एक मिनट, तो MEOH COH, इसका रिएक्शन हमने कराया 2 मोल CH3MgBr से, ठीक है। ये बनाना है तुमको, ठीक है। उसी तरह हम रिएक्शन कराएंगे MENH2CCH, इसका हमने रिएक्शन कराया 2C2H5MgI। क्या बनेगा प्रोडक्ट बेटा, ये देखना है, ठीक है। एक हमने रिएक्शन कराया MEBr लिथियम कॉपर आयोडाइड फिर हमने रिएक्शन कराया इसका ये A बना और B में हमने रिएक्शन करा दिया इसका Cl से, तो ये B बना। व्हाट इज A एंड B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये है ये, इसका रिएक्शन हमने करा दिया इससे, तो क्या बनेगा B, ठीक है। तो 1/, हम इसको देखते हैं। तो ये देख रहे हो क्या है बेटा, अगर तुमको याद हो तो मैंने बताया कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से कराते हैं, यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स यानी वह कंपाउंड जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन एसिडिक हो, ठीक है। यानी ये OH यहां पे है और ये H यहां पे है, ठीक है। यानी कि ये H और ये H क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये 2CH3 मॉलिक्यूल है, यानी कि ये जब ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, CH3 माइनस और कितना 2 मोल, ठीक है। और ये MgX यानी MgBr प्लस में ये ब्रेक होगा बेटा, 2 मोल है तो 1 मोल इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और 1 मोल इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, यानी क्या बन जाएगा 2 मोल CH4 प्लस यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये MECOMgBr और यहां पे OMgBr, दिस इज द हाइड्रोकार्बन, यानी कि मीथेन बन गया 2 मोल, सिंपल है। उसी तरह सेम यहां भी ये देखो, ये हमारा क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, क्या है बेटा, एसिडिक
हाइड्रोजन। ये भी क्या है, NH2 है, तो NH2 यानी कि क्या हो जाएगा, एक H क्या है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये निकल सकता है। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे देखो 2 मोल हमको क्या बन जाएगा, C2H6 प्लस ये वाला इस पर ऐड हो जाएगा, ये वाला जैसे ये बना, सिंपल है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां भी अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट दिया है और एक्टिव हाइड्रोजन दिया है, उस केस में देखोगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सब बनेंगे हाइड्रोकार्बन। इसमें देखो फर्स्ट केस की बात करो, तो इसमें अगर बात करोगे तो इसमें कह रहा है कि क्या ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, तो कैसे पहचानोगे, तो कह रहा है कि एल्किल ब्रोमाइड्स का रिएक्शन हमने करा है लिथियम से, तो क्या बनाएगा, एल्काइल लिथियम। ये एल्काइल लिथियम रिएक्ट किया क्यूप्रस आयोडाइड से, तो क्या बनाएगा, डाई एल्काइल क्यूपरेट। और ये डाई एल्काइल क्यूपरेट फर्दर मोल ऑफ एल्किल हाइड्राइड से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, एल्कीन। यानी दिस इज द कोरे हाउस मेथड। और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इस फॉर्म में दिखते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां आप गलत करते ही हो, ठीक है। तो ये हमको ध्यान देना है कि ये कैसे बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप की अगर बात करोगे तो अगर हम इसको हटाते हैं तो यहां पे देखो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में लिथियम से रिएक्ट किया तो ये बनाएगा ये MEAlI, ठीक है। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप में कॉपर आयोडाइड है, क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रस आयोडाइड है तो क्या बना देगा बेटा, डाई एल्काइल Me2Cu Li, डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट, क्या बोलते हैं इसको, डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट। डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट बना, और इस डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट का रिएक्शन किससे कर रहा है, इससे, यानी कि ये Cl ऐड हो रहा, यानी क्या बन जाएगा, देखो यहां पे Me ये बॉन्ड था, ये बन जाएगा, ये यहां से टूटेगा, ठीक है, ये टूटेगा, इससे अटैच हो जाएगा, यानी कि ये बना, ये है ही, यानी कि ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है तुमको। उसी तरह अगर यहां की बात करोगे, ठीक है, यहां पे अगर बात करोगे ठीक, ये बना। यहां की अगर बात करो इस रिएक्शन में तो सेम प्रोसीजर से जाएगा, सेम प्रोसीजर से जाएगा, तो इसको तुमको करना होगा, खुद प्रैक्टिस करोगे और इसको करके देखोगे कि क्या तुम कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो यहां पे OH HBr A बनाया, ठीक है। इस HBr का रिएक्शन हमने करा दिया, इसका रिएक्शन कराया लिथियम क्यूप्रस आयोडाइड, तीसरा जो है इससे रिएक्शन कराया तो ये B बन गया, इसका हमने रिएक्शन कराया NBS HMeO, तो ये C बना। व्हाट इज द A, B एंड C, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें
ठीक है बेटा। तो इसमें देखो कैसे करोगे। तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन क्या है इसको देखो। तो ये जो रिएक्शन है अगर तुम पहचान लो तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं समझूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो तुमको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये एल्कोहल है। ठीक है, इस एल्कोहल का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, याद आया कुछ? एल्कोहल का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, यानी ये कौन सा रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यानी क्या है, कौन सा रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? SN2 या SN1। ठीक है, यानी कि एल्कोहल का रिएक्शन कराया किससे? एसिडिक मीडियम में। HBr है, HBr, तो ये H प्लस में, Br माइनस में। Br माइनस क्या है? नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप इसका प्रोटोनेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इसका प्रोटोनेशन हो गया। प्रोटोनेट किया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा? देखो यहाँ पे अब तुम कहोगे कि सर ये SN2 हुआ कि SN1 हुआ, तो तुम्हारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ये क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री कार्बन अगर तुमको याद हो, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होता है? SN2 होता है, न कि SN1 होता है। यानी क्या होगा कि ये जो सेकेंड स्टेप में Br जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर चला जाएगा। यानी कि जो Br है वो यहाँ पे अटैच्ड हो गया। यानी कि हमारा जो कंपाउंड्स बना B वो क्या है? वो ये है, B बन गया। देखो फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन हुआ, ये प्रोटोनेट किया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड या प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना। ये Br अटैक किया। ये कौन सा रिएक्शन है? SN2, बिकॉज Br इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और दिस इज सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन के केस में हमेशा देखते हो क्या कि हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या बनाया? SN2 रिएक्शन बैक साइड अटैक करेगा, ये बन गया। ठीक है, यानी हमारा फर्स्ट स्टेप ये A बना, ये A हुआ। ठीक हुआ। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि लिथियम का यूज किया है और कॉपर आयोडाइड। लिथियम कॉपर आयोडाइड का यूज किया है। यानी कि ओवरऑल अगर बात करोगे, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले क्या बना देगा? ये लिथियम आएगा। ठीक है, इस लिथियम का रिएक्शन कराओ किससे? कॉपर आयोडाइड से, क्यूप्रस आयोडाइड से। तो ये 2 मोल ले लेगा और 2 मोल लेगा तो कुछ इस टाइप से बनाएगा, 2CuLi। ठीक है, ये बना हुआ। अब देखो यहां पे नेक्स्ट स्टेप, ये Br है, यानी कि ये Br बनाएगा। अब Br से रिएक्शन होगा तो कुछ इस टाइप से कंपाउंड बना देगा। देखो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया B। ये जो कंपाउंड है हमारा वो B बना। ठीक है, ये कंपाउंड जो है वो B बन गया। अब B का रिएक्शन किससे कराया है? NBS से। तो अगर NBS तुमको याद हो, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, तो इस B का रिएक्शन कराया है किससे? NBS से HMu में। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देता है और वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, ये भी एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पे 2 एलाइलिक कार्बन दिख रहा है, 1 और 2। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। यानी कि हमको एलाइलिक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना किससे? NBS मतलब N ब्रोमोसक्सीनामाइड, ये ब्रोमाइड फ्री रेडिकल जनरेट करता है।
मैं पढ़ा चुका हूं ये सब सारी चीजों को। ये ब्रोमाइड फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो अब देखो यहां पे भी क्या है, एलाइलिक पोजीशन है, यहां पर भी एलाइलिक पोजीशन है, बट ये वाला जो एलाइलिक पोजीशन है वो क्या है बेटा, 3 डिग्री, 3 डिग्री एलाइलिक पोजीशन। यहां पे जो है वो 2 डिग्री। तो 3 डिग्री एलाइल फ्री रेडिकल और 2 डिग्री एलाइल फ्री रेडिकल कौन स्टेबल होता है, 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, यानी कि Br का एडिशन यहां पे होगा, यानी Br जो है वो इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो ये दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट और दिस इज C। तो ये है हमारा क्या कि कैसे प्रोडक्ट बनेगा इसमें। तो देख रहे हो यहां पे, ठीक है। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, तो ये हमारा क्या हुआ, यहां पे देखोगे तो ये A बन गया, फिर हमारा ये B बन गया और ये हमारा C बन गया। तो इस तरह से हम कंपाउंड को कैसे करते हैं उसको आपने देखा कि 1 बाय 1 हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, उसको हम लोगों ने इसमें यहाँ पे देखा। अब देखो इसमें क्या देता है कि ये स्टेप वाइज रिएक्शन होता है, ठीक है। स्टेप वाइज रिएक्शन का मतलब कि ये इस तरह का क्वेश्चन जो होगा वो एडवांस में आता है, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप दिया रहेगा और आपको पहचानना पड़ेगा कि वो कौन किस टाइप का रिएक्शन है। तो आपको नेमिंग तो नहीं दिया रहेगा कि ये SN2 है, कि ये इस कोरे हाउस सिंथेसिस है, या ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन है, इस तरह से नहीं दिया रहेगा। वो सिंपल रिएक्शन दे देगा और आपको यहाँ पे पहचानना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे, कुछ नोट्स लिखेंगे। तो इस तरह से इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। जो भी पढ़ाया जा रहा है अगर उस पर क्वेश्चन नहीं करते हो तो पढ़ना तुम्हारे लिए बेकार है और हमारे लिए पढ़ाना तो उससे भी बेकार है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर देखते हैं, कुछ नोट्स लिखते हैं। नोट्स में ये भी एक नेम रिएक्शंस हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, अब लिखेंगे फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शन है वो ऑन टिप होना चाहिए, फिंगर टिप होना चाहिए। अगर नहीं फिंगर टिप है तो आपका तैयारी क्या है, बहुत ही बेकार है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो फिटिग रिएक्शन कुछ भी नहीं है। वहां पे वुड्स रिएक्शन लिए थे, वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराए थे, किससे, सोडियम ईथर से। सोडियम मेटेलिक सोडियम का रिएक्शन कराए थे इन ईथर सोल्यूशन, ठीक है, इनर्ट सॉल्वेंट में। यहां पे फिटिग रिएक्शन में क्या करते हैं, तो फिटिग रिएक्शन में देखोगे तो एरिल हैलाइड्स को लेते हैं। एल्किल हैलाइड की जगह क्या लेंगे, एरिल हैलाइड्स को लेंगे। उस एरिल हैलाइड्स का रिएक्शन कराएंगे मेटेलिक सोडियम इन इनर्ट सॉल्वेंट। तो डिफरेंस बस यही है, वहां एल्किल हैलाइड्स लेते थे, यहां पे एरिल हैलाइड्स लेंगे, तो उसी को हम फिटिग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड with metallic sodium in ether solvent is termed as फिटिग रिएक्शन। इसी को हम बोलते हैं क्या, फिटिग रिएक्शन। तो कर दो, इसमें लिख दो, जो लैंग्वेज लिखे हैं उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख दो। तो ये हो गया। अगर मान लो हमने Cl ले लिया, एरिल हैलाइड्स यानी कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ठीक है, इसका रिएक्शन करा दिए किससे, सोडियम मेटल से 2 मोल लेकर, ठीक है। इसका रिएक्शन कराओगे किसमें, ईथर सॉल्वेंट में। तो
तो क्या बन जाएगा, डाई एराइल कंपाउंड। डाई एराइल यानी डाई बेंजाइल, ये बना हमारा। तो यही क्या है, फिटिक रिएक्शन है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, फिटिक रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट इसमें देखेंगे सेकेंड जो रिएक्शन होगा वो होगा वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग, अब दोनों को मिक्स कर दो। वुड्स ने क्या लिया था, एल्किल हैलाइड्स, इसने क्या लिया, एरिल हैलाइड्स। ठीक है, तो वुड्स फिटिंग लिखोगे तो उसमें लिखोगे क्या, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड RX with reaction of alkyl halides with aryl halide ARX in presence of metallic sodium in dry ether to form aryl alkyl एराइल एल्काइल कंपाउंड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अगर इसकी रिएक्शन की बात करो, फिटिंग रिएक्शन की, वुड्स फिटिंग की, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इसमें करना क्या है, एक एल्किल हैलाइड ले लो और एक एरिल हैलाइड ले लो, यानी कि एक हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, सोडियम का रिएक्शन कराया ईथर में, और एक मिथाइल क्लोराइड ले लिया। इसका रिएक्शन करा दोगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर का मतलब क्या समझते हो कि सूखा? सूखा नहीं, ड्राई ईथर का मतलब ये होता है कि उसमें से हम जो मॉइस्चर होगा उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे इसमें कुछ अल्कोहल की मात्रा होता है या वाटर का मात्रा होता है, तो रिएक्शन परफॉर्म करने से पहले इसका डिस्टिलेशन करते हैं। तो डिस्टिलेशन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा जो अल्कोहल या वाटर का कंटेंट कुछ भी अमाउंट होगा वो हमारा बाहर निकल जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सोडियम मेटल लिए हो, सोडियम मेटल वाटर के साथ क्या करता है, बम्प कर जाता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरफेयर कर देगा। इसलिए सोडियम मेटल यूज किया हो तो हमारा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, एकदम विदाउट वाटर कंटेंट होना चाहिए, यानी मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब उसमें क्या होगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा और इसको ऐड कर दो। ये बन गया, इसमें ये भी बना, प्लस इसमें ये है तो इसमें ये भी बन जाएगा, यानी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएंगे। फिर इसी में इस तरह ये भी बन जाएगा CH3। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या लिया, एराइल हैलाइड्स और एल्किल हैलाइड्स सोडियम मेटल से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट आया। नेक्स्ट एक और मेथड है, नेम रिएक्शन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा है, बहुत खोटा है। ठीक है, छोटा तो है लेकिन चोट बहुत बढ़िया से देता है। ये आता है और नहीं करके आते हो तुम लोग। क्या है वो है, नाम है इसका उलमैन। ठीक, इसमें क्या होता है, आयोडोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, 2 मोल आयोडोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं कॉपर के साथ।
ठीक है, मेटेलिक कॉपर लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं आयोडोबेंजीन के साथ, तो इसमें भी डाई एराइल ही बनता है। बट इसमें ये जो आयोडाइड है यानी आयोडोबेंजीन फिक्स होगा, यानी कि हम क्लोरोब्रोम यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे आयोडो का ही मैक्सिमम यूज करेंगे और कॉपर का साथ दिया होगा, तो समझ जाना कि क्या बन रहा है, ये उलमैन रिएक्शन है। तो डायरेक्ट ये देकर पूछ देता है कि ये कौन सा रिएक्शन है। नीट में तो ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है, तो वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उलमैन रिएक्शन कौन सा है। ठीक, ये दिया रहेगा और नेम रिएक्शन नीचे लिख देगा। ठीक, तो ये है हमारा कुछ नेम रिएक्शन। अब हम देखेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका, हाइड्रोकार्बन का, जो हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखो फिजिकल फिजिकल properties of alkane। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करो, तो अगर हम बात करें एल्केन की, तो एल्केन जो होते हैं इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर होते हैं ये, इसीलिए लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। कोई इनके बीच पोलरिटी नहीं है, यानी अट्रैक्शन ही नहीं है, और जब अट्रैक्शन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सिस्टम में अट्रैक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपके बीच अट्रैक्शन नहीं हो रहा है किसी के साथ, तो आप रिएक्शन नहीं कर सकते हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो और चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन है। तो अगर हम बात करें तो लिखोगे क्या यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन आर ऑलमोस्ट non-polar therefore hydrocarbon are almost non-polar, therefore the intermolecular forces of attraction are of van der Waals force of attraction। इनके बीच वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं, इसलिए इसके बीच इंटर मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन depends upon shape and structure of compound या molecule। ठीक है, these forces depend upon the shape and structure of molecule। greater the surface area of molecule,
greater the surface area of molecule, greater will be van der Waals force of attraction. यानी जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वान डर वाल फोर्स का अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, कौन सा? ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के बीच में जो, अब इनको पास पास रखोगे, ये सिमिलर मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है? कोई पोलरिटी नहीं है, नॉन पोलर है। तो वही कह रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच पोलरिटी बहुत ही माइनर होती है। कार्बन कार्बन के एकदम जीरो होता है पोलरिटी, कार्बन हाइड्रोजन का 0.3 के अराउंड क्या होता है? पोलरिटी होता है। यानी कि नॉन पोलर नेचर होने के कारण इनके बीच जो वर्क करेगा वो क्या करेगा? वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वान डर वाल फोर्स टाइप का अट्रैक्शन काम करेगा। तो सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इनके बीच फोर्स काम कर रहा है, इस मॉलिक्यूल के बीच फोर्स कर रहा है, इन बिटवीन मॉलिक्यूल नहीं काम करता है। समझ रहे हो? यदि पोलरिटी होती तो उस मॉलिक्यूल, इन बिटवीन मॉलिक्यूल काम करता, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में, उस वहां पे आयनिक इंटरेक्शन बोल सकते थे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल सकते हैं। बट ये नॉन पोलर है तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, वो होगा वान डर वाल टाइप्स का। यानी एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच का अट्रैक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल का शेप और स्ट्रक्चर कैसा है। यानी कि ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें, यानी कि उसका सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उनके बीच कांटेक्ट ज्यादा सरफेस एरिया में होगा, उनके बीच फोर्स ज्यादा लगेगा। यानी कि वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। सरफेस एरिया पे ये डिपेंड करता है, तो उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। यानी कि जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, बिकॉज एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर यानी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या है? पोलरिटी बहुत ही माइनर है, न के बराबर है, इसलिए यहाँ पे कोई आयनिक इंटरेक्शन नहीं होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता है, ओनली इंटरेक्शन होता है कौन सा? वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका स्टेट क्या है, यानी कि किस स्टेट में ये सॉलिड फॉर्म में होगा, किस में ये लिक्विड में होगा, और कब ये क्या होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में स्टेट। तो फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा? स्टेट। तो कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड गैस होते हैं। उसी तरह कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 17 ये भी होते हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड। कार्बन नंबर 18 ऑनवर्ड्स की बात करोगे तो ये भी कलरलेस, ऑर्डरलेस सॉलिड होते हैं। तो ये स्टेट हुआ। सेकंड हम देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा? तो लिखोगे यहां पे डेंसिटी ऑफ एल्केन increases slowly
as increasing the carbon content, ठीक है, डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, until it become constant 0.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि तब तक बढ़ेगा जब तक इसकी डेंसिटी 0.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना हो जाए, तब तक तो ये डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा और हमारा वाटर की डेंसिटी 1 होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन आर लाइटर देन किसके, वाटर से हल्के होते हैं। यानी कि एल्केन लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन नहीं, एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर से हल्के होते हैं। तो ये हुआ हमारा डेंसिटी के बारे में। अगर हम बात करें नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो थर्ड जो होगा सॉल्युबिलिटी। तो क्या होता है यहां पे देखो, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा रहता है उसी को वैसा पसंद आता है। यानी ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है एल्केन, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। तो यहां से लिखोगे क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब यहां से लिखोगे, सिंस एल्केन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, therefore they are soluble in non-polar solvent like non-polar solvent क्या हो जाएगा, CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, टॉलुइन हो गया। ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। लाइक एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे। पोलर सॉल्वेंट क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट वाटर हो गया, मेथनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, इसमें टॉलुइन हो गया, यहाँ पे हेक्सेन हो गया, बहुत सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टॉलुइन, हेक्सेन, पेट्रोलियम, ईथर, ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। यानी लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा रहेगा उसी को लाइक करेगा और उसी में वो क्या होगा, डिजॉल्व होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आपका आता है वो है बॉइलिंग पॉइंट। यानी फोर्थ पॉइंट क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम क्या लिखते हैं, बीपी शॉर्ट फॉर्म में। तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे
एल्केन का नंबर बढ़ता है, यानी साइज बढ़ता है। ठीक है, साइज बढ़ने का मतलब जितने ज्यादा साइज होगा उसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी उसको हमको हाई टेम्परेचर चाहिए, और हाई टेम्परेचर चाहिए यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहां पे लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, और सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट चैन एल्केन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच चैन एल्केन। ठीक है, यानी सरफेस एरिया की अगर बात करोगे तो सरफेस एरिया स्ट्रेट चैन एल्केन का ज्यादा होता है, ठीक, कंपेयर टू ब्रांच चैन एल्केन। यानी हम वन लाइन में यह कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेट चैन एल्केन का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांच चैन एल्केन का। यानी कि अगर स्ट्रेट चैन होगा उस केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और यदि ब्रांच चैन होगा उस केस में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ब्रांच चैन है, ठीक है, ये ब्रांच चैन है, सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। यानी कह सकते हो क्या कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्ट्रेट चैन एल्केन, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांच चैन एल्केन। यानी कि ब्रांच चैन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, स्ट्रेट चैन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये तुमको ध्यान देना है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ब्रांचिंग होता है तो सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप लिख सकते हो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ straight chain alkane is greater than branch chain alkane, branched chain alkane, because surface area of straight chain alkane is more than branch chain alkane।
ठीक है। तो स्टेट और ब्रांच चेन की अगर बात करोगे तो ये हम देखते हैं कि किसमें किस ज्यादा होता है। जैसे सपोज करो तुमको क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया कि CH3 CH2 CH2 CH3, इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर हम बात करें CH3 CH3 H CH3, ये है आइसोब्यूटेन। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कौन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यानी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ये देखो नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन एल्केन है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा, इसका सरफेस एरिया कम, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि ये क्या है, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच चेन, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, सेम कार्बन का चेन है, यानी कि सेम कार्बन का चेन है, ये नॉर्मल है, ये हमारा ब्रांच्ड है। तो स्ट्रेट चेन है, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया होगा, तो क्या होगा, मोर वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे क्या होगा, ब्रांच चेन होगा, ब्रांच चेन होगा, क्या होगा, स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया होगा, तो क्या होगा, लेस वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये यहां क्या हो जाएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये रीजन है, स्ट्रेट चेन होगा, लार्ज सरफेस एरिया, मोर वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई बॉइलिंग पॉइंट को, स्मॉल सरफेस एरिया, लेस वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर देखो कि वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन ज्यादा हुआ, इंटरेक्शन ज्यादा हुआ, उसको सेपरेट करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो हमको वहां पे ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा हो। उसी तरह अगर बात करें इसका, अगर हम लें CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन, स्ट्रेट चेन पेंटेन। अगर हम बात करें इसका CH3 CH3 H CH2 CH3, ये आइसोपेंटेन। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन। यहां पे हमने लिया CH3 C CH3 CH3 CH3, दिस इज नियोपेंटेन। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब देखो ये स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांचिंग हुआ, इसमें और ब्रांचिंग हो गया, जैसे इसे ब्रांच बढ़ाओगे क्या होगा, वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते जाएगा। तो सपोज करो हमारा ये क्या है, 1, ये 2 और ये थर्ड कंपाउंड है, तो अगर इसमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट का, फिर सेकेंड का और फिर थर्ड का। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये ध्यान देना है क्या, कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अब देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। फिफ्थ है मेल्टिंग पॉइंट।
तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट में देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एल्केन का इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट। तो लिखोगे यहां पे क्या, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन increases with increase in carbon content in alkane। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करोगे तो एल्केन having even number of carbon atom have high melting point than alkane having odd number of carbon atom। this effect is known as alternation effect। ऐसा क्यों होगा कि इवन नंबर जो होगा उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है देन एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो उसका रीजन क्या होगा, तो रीजन लिखो, सिंस एल्केन कार्बन इज sp3 hybridized and written in zigzag form, even number of carbon atom closely fit in zigzag form compared to odd number of carbon atom due to close packing high amount of energy is required to break the molecule। hence therefore melting point increases। तो यही रीजन है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये था क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ इस पर रिएक्शन देखे जो प्रिपरेटरी मेथड था, फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जिसमें हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन का स्टेट क्या होता है, फिर हमने डेंसिटी के बारे में देखा, फिर डेंसिटी के बारे में फिर हमने देखा उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में देखा, फिर हम उसको बॉइलिंग पॉइंट की और देन मेल्टिंग पॉइंट की। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो इवन वाला, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो ये 3 कार्बन का है और ये 4 कार्बन का है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 85 केल्विन होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 185 केल्विन के अराउंड होता है। ठीक है, तो ये देखो ये
एक कार्बन बढ़ा तो इतने डिफरेंस आ गया, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करो तो इवन नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑड वाले का, क्योंकि इवन वाले केस में इनका जो पैकिंग होगा वो क्लोजली पैक होंगे, और जब क्लोजली पैकिंग होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। यही रीजन कहीं इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो आज इस लेक्चर को कहीं क्लोज करेंगे, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।